नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने एथर एनर्जी की आईपीओ के बारे में चर्चा की थी। हमने ये बताया था कि जो एथर एनर्जी में जो प्रमोटर हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी सस्ती रेट में ये शेयर मिले हैं और आईपीओ में जो रेट काफ़ी ज़्यादा है और इस हिसाब से भी ज़्यादा है कि अभी कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। तो हमारे एक मित्र जो हैं, दर्शक हैं हमारे, वो मोहम्मद इश्तियाक साहब, उन्होंने एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि ये तो बस ठीक है कि इन सबको ये शेयर मिले हैं और कम रेट पे मिले हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि इन सबको अलग अलग रेट पे मिले हैं। और एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा है कि भाई ये कब मिले हैं। तो ये कब मिले हैं इसका डिटेल अगर मैं बताऊंगा तो ये काफ़ी बोरियत वाला चैप्टर हो जाएगा या जो वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन सबको अलग अलग रेट पे ये शेयर क्यों मिले। तो पहले इस चीज़ को एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कोई आपने पौधा उगाया या आप बीज डाल रहे हैं, ठीक है। अब उस बीज, जब आप बीज डाल रहे हैं उस टाइम आप किसी को ये कहें, किसी व्यक्ति को ये कहें कि यार देख, ये जो मैं बीज डाल रहा हूँ ना, इस बीज से पेड़ बनेगा और पेड़ बनने के बाद इसमें फल आएंगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर हंसेगा। और अगर मान लीजिए आपने उसको कैसे ना कैसे कन्विंस कर दिया कि हाँ, ये जो पेड़ के जो फल आएंगे उसको तू खा लेना, तो वो क्या कहेगा, देख यार बात ये है, मैं तो कौड़ियों के दाम में ले लूँगा, मैं कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो बड़ा जो पेड़ है ना उसका दाम नहीं देने वाला, क्योंकि वहाँ तो रेडीमेड मेरे को फ्रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ तो पता ही नहीं ये पेड़ उगेगा भी कि नहीं उगेगा भी, तो बीज ही डाल रहा है यार तू। तो वहाँ पर वो क्या है, वो कहेगा यार ये जो है इतना पीछे पड़ रहा है, जो मतलब पेड़ उगा रहा है वो इतने पीछे पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा करो, इसको थोड़ा बहुत पैसा दे दो यार। तो 1-2 रुपये उसको दे के कि यार जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा ना तो तू अभी इसमें इन पैसों से जो है ये कुछ ले आ सामान, ठीक है, खाद बीज या तेरे को कोई और सामान चाहिए। तो वो 1-2 रुपये जो मैंने बोला वो तो एक उदाहरण के लिए बोला, मतलब बहुत ही कम रेट आप समझ लें। तो भाई तू खाद बीज ले आ, तू इनकी देखभाल कर लेना और बड़ा हो जाए तो ये फल मैं लूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए वो पेड़ बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया तो उसमें से फल आएंगे, उसका अधिकार किसका है, वो जिस आदमी ने उसमें पैसे लगाए उसका है, ठीक है। तो आप कहेंगे यार उसने तो फोकट में ले लिया करीब करीब, मतलब फोकट में यार, वो मान लीजिए आम का पेड़ तो फोकट में आम खा रहा है यार। भाई फोकट में नहीं खा रहा है, उसने रिस्क लिया है वहाँ पर, क्योंकि हो सकता है वो पेड़ उगता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है ना वो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर होते हैं और वो जो इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी की अलग अलग स्टेज पर इन्वेस्ट करते हैं अपनी अपनी रिस्क के हिसाब से। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने ये जो आइडिया लगाया कि यार इसमें मुझे बीज डालना है और मैं बीज डालूंगा और उससे एक पौधा उगेगा और उससे फल बनेगा और उस फल को मैं खाऊंगा, बेचूंगा और मैं उससे प्रॉफिट कमाऊंगा। जब आपने ये आइडिया सोचा तो हो सकता है उस टाइम कोई आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके इस वेंचर में पैसा लगाने को तैयार हो, ठीक है। वो एक्सट्रीम रिस्क लेने वाला है, खूब डूबो सकता है पैसा। अब कि वो कोई ऐसा भी होगा जब आपने बीज डाल दिया, भाई अच्छी क्वालिटी का बीज दिख रहा है मुझे तो, हाँ यार, और ये जो बंदा है ना, ये जब भी बीज डाल के जो पेड़ उगाता है ना तो यार पेड़ बन तो जाता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि वो उस स्टेज पे भी डालते हैं जब आपने बीज डाल दिया। तीसरी स्टेज ऐसी होती है कि जब वो पौधा उग गया तो वो हाँ यार पौधा उग गया यार, अब ये पेड़ बन जाएगा, तो यार अपन ऐसा करते हैं अब ले लेते हैं इसको। तो उसका रिस्क वो बाकी जो पहले वाले 2 हैं उनसे बहुत कम है, काफ़ी कम है। तो वो पेड़ हो गया, वो मतलब उस समय हो गया, मतलब पौधे के स्टेज पे उन्होंने डाल दिया। अब वो थोड़ा सा बड़ा पेड़ हो गया, ठीक है। फिर कोई इन्वेस्टर आ गया, उसने कहा हाँ यार दिख तो रहा है यार, ये आएगा तो सही फाइल इसमें, ठीक है। उसका रिस्क और भी कम हो गया, बाकी 3 जो लेवल है उनके कंपैरिजन में, तो उसको वो पौधे की रेट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो आप ये समझ लीजिए फल दिखाई देने लग जाते हैं। तो
वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो इन्वेस्टर आएगा उसको ज़्यादा रेट में मिलेगा क्योंकि उसका रिस्क सबसे कम है। तो रिस्क और रेट वो दोनों साथ चलते हैं। ज़्यादा रिस्क होगा तो कम रेट में मिलेगी चीज़, कम रेट में आपको पैसा, मतलब कम रेट में आपको शेयर मिल जाएगा। और कम रिस्क होगी, आपने देखा हाँ यार पका पकाया माल दिख रहा है यार, इसमें तो कुछ, हाँ यार इसमें फूल भी आ गए, अब इसमें से फल दिख तो रहे हैं यार, तो वहाँ पर वो स्टेज है, वहाँ पर आपको ज़्यादा रेट देनी पड़ेगी। तो ये तो रही कहानी की बात। अब ये फाइनेंस में कैसे होता है, तो देखिए ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और वो जो डिफरेंट स्टेजेस है उनका डिफरेंट नाम दिया जाता है। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो पहली स्टेज होती है जो इंक्यूबेशन स्टेज होती है। तो इंक्यूबेशन स्टेज का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे स्कूल कॉलेजेस से कोई बच्चे निकलते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये होता है यार देखो यार मैं, मतलब उनको धरती हिलाने वाले जो आइडिया उनको होते हैं ना, अर्थ शेकिंग आइडियाज़, ऐसे इनके दिमाग में आइडियाज़ होते हैं कि यार अपन ऐसा करते हैं, ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे जो है मान लीजिए पानी से जो है ना वो बाइक चलेगी, तो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आइडियाज़ को, ये सिर्फ आइडिया है, ठीक है, तो वो कॉलेज वाले जनरली क्या होता है, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो एक इंक्यूबेशन सेल बना के रखते हैं कि भाई जो आइडिया है ना उसको ये लोग डिस्कस कर लें, ठीक है, और इनको कुछ एक ऑफिस दे दे, छोटा सा ऑफिस का एक हॉल होता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे केबिन बने रहते हैं, छोटे छोटे, और केबिन नहीं भी हो तो सिर्फ टेबल और चेयर लगी रहती हैं, वहाँ पे आओ अपना डिस्कशन करो, है ना। दूसरे भी होते हैं 5 7 10 15 जने और भी होते हैं इसी तरीके के जो खुद आइडिया लेके डिस्कशन कर रहे हो, तो उनसे भी बात होती है यार तू कहाँ से, तुम्हारा आइडिया कहाँ से चल रहा है, क्या आइडिया है तुम्हारा, तुम कैसे मार्केटिंग कर रहे हो यार, तुम कैसे सेल कर रहे हो, तुम क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, तुम फंडिंग किससे लेने वाले हो, तुम कहाँ तक पहुँच गए, मतलब फंडिंग में कहाँ तक। तो ऐसे एक तरीके का आपको एक ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो एथर वाले जो थे, ये दोनों भी, इन्होंने डिज़ाइन इंजीनियरिंग में IIT मद्रास से इन्होंने BTech कर रखा था, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखी थी। तो ये हुआ आपका इंक्यूबेशन स्टेज, जहाँ आप एक आइडिया को एक सॉलिडिफाई करते हो। सॉलिडिफाई का मतलब ये एक तैयार करते हो एक आइडिया को कि भाई ये आइडिया है, अब इसको आगे अपने को ले जाना है और एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी करते हो। जैसे मान लीजिए एथर वालों ने कहा पूरा स्कूटर नहीं, तो चलो एक छोटा सा अपन बैटरी बना लेते हैं, या एक छोटा स्कूटर बना लेते हैं, या एक प्रिलिमिनरी सा जो है ना ढांचा स्कूटर का वो बना लेते हैं। तो ये चीज़, तो वहाँ पर जो पैसा लगाता है वो प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगाएंगे, ठीक है। आइडिया, मतलब अभी आइडिया चल रहा है ना, तो आइडिया से जब मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ आऊँगा तो मुझे पैसा चाहिए। तो उस रेंज में क्या है, जो स्टार्टअप वाला होता है या जो खुद वो जो फाउंडर होता है वो कुछ पैसा लगाता है, कुछ इंक्यूबेशन वाले दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं पैसे। भाई ऐसे अगर पैसे देने लग गए तो हर आदमी नए नए आइडिया लेके आएंगे और सारा पैसा डूब जाएगा। तो कोई ऐसा अच्छा सा उनको आइडिया लगता है तो वो दे देते हैं। इस स्टेज में क्या है, ज़्यादातर अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से और इन लोगों से पैसा लिया जाता है। तो ये हुई इंक्यूबेशन स्टेज। फिर क्या होता है, अब आप एक छोटा सा प्रोडक्ट आपने तैयार कर लिया, फिर क्या होता है, सेकंड लेवल जो आता है वो होता है सीड फंडिंग। सीड मतलब बीज, ठीक है। तो सीड फंडिंग होती है। तो सीड फंडिंग में क्या होता है कि आप बाज़ार में जाके, मतलब प्रोडक्ट जो है ना उसको बाज़ार में जाके ग्राहकों को देते हो, ठीक है। लिमिटेड ग्राहक हैं, अभी कोई 10 20 50 100 लोगों के ऊपर आप ट्राई करते हो, ठीक है। वो जैसे स्कूटर है कि मार्केट में किसी को दिया, ठीक है। ऑर्डिनरी ग्राहक नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक एक कोई कस्टमर सामने ढूंढे, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, भाई आप पैसा दोगे क्या। बेचा उनको, छोटा प्रोडक्ट बेचा, ठीक, हो सकता है उन्हीं का कोई रिलेटिव हो, ठीक है, तो उनको बेचा। ये नहीं कि मतलब वो फर्जीवाड़ा नहीं है कि हाँ भाई सिफारिश से बेच दियो, ऐसे नहीं। तो मार्केट में टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर जो इनको होता है, जो फीडबैक आता है कि भाई किस तरह का फीडबैक आया, कैसा प्रोडक्ट है, उसमें जो क्या कमी है, ग्राहक पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ग्राहक का क्या एटीट्यूड है, तो उस हिसाब से वो उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं। अब ये जो 2 स्टेज हो गई, तो एक हो गई प्री सीड या इंक्यूबेशन वाला स्टेज, दूसरी हुई सीड फंडिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने सीड फंडिंग कर दी, अब कि भाई आप ऐसा करो, अब तीसरा जो लेवल आता है वो आता है, वहाँ पर आप जाके इस प्रोडक्ट को स्केल अप करो। मान लीजिए एक्सेप्ट हो जाता है वो,
ठीक है, कि हाँ यार ठीक ठाक सा प्रोडक्ट है, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं हाँ यार चल जाएगा, अच्छी चीज़ है, इसमें ये कमी है वो हमने दूर कर ली, अब इसको एक लॉन्च करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो छोटे पैमाने पर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो उसको बोलते हैं सीरीज़ ए फंडिंग, है ना। और अब सीरीज़ ए में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा इनको ज़्यादा पैसा मिलता है। अब ये अपनी टीम वीम बनाते हैं और फिर मार्केट करते हैं और बाज़ार में जाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट को स्केल अप करने की कोशिश। स्केल अप का मतलब क्या है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ज़्यादा जियोग्राफी तक जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले मान लीजिए एक ही एरिया में ये काम कर रहे हैं, छोटे से एरिया में, ठीक है। जैसे आप मुंबई में रहते हैं तो मान लीजिए मुंबई का एक पर्टिकुलर जो एरिया है, पर्टिकुलर पिन कोड वाला एरिया, वहाँ पर आप सिर्फ काम कर रहे हैं, फिर आप पूरा मुंबई को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ जो पैसा लगाते हैं उसको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसने पैसा लगा दिया, उसके बाद के जो राउंड्स होते हैं उनको राउंड बी, राउंड सी, राउंड डी, राउंड ई, मतलब जितने लेवल बढ़ते जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, उस कंपनी को पैसा अपने प्रोडक्ट को निखारने के लिए, टीम बड़ी करने के लिए, कंपनी को बड़ी करने के लिए और प्रोडक्ट को स्केल अप करने, स्केल अप का मतलब लार्ज पैमाने पर प्रोड्यूस करने के लिए, वो जो चीज़ होती है, तो उसको आप ए बी सी डी ई एफ कितने भी, उसके बाद ए के बाद कितने भी बी सी डी ई एफ हो सकते हैं राउंड्स, और लास्ट जो राउंड होता है उसमें ये होता है, ये जितने ने भी सीड में और इंक्यूबेशन में और जितने भी इन लोगों ने पैसे लगाए हैं, तो वो निकलते कहाँ से, वो आईपीओ के तो माध्यम से वो बाहर निकलते हैं। रहना चाहें इन्वेस्टेड तो कोई दिक्कत नहीं है, कि ये नहीं है कि भाई आईपीओ लाने पर इन सबको निकलना ही निकलना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो आईपीओ आता है उसमें काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो लेटर स्टेज पे आते हैं, उनको लग रहा है 100-200 रुपये का मुझे आराम से डिफरेंस मिल रहा है, मैंने 2-4 साल में मैं 25-30% का मैंने एनुअलाइज रिटर्न मैंने कमा लिया, अब मैं निकल के किसी दूसरी कंपनी में डालूंगा। तो वो लास्ट स्टेज जो होती है वो आईपीओ में होती है, जिसमें आपके हमारे पास वो शेयर आ जाते हैं। हमारा नंबर तो इन बीच में पूरी जो 4-5-6 लेवल ऑफ फंडिंग है, हमारा नंबर कहीं आता ही नहीं है। इसके कारण ही अधिकतर केसेस में ये होता है, ये आईपीओ महंगे आते हैं। और जो इनका जूस होता है ना, वो पहले ही ये वाले जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो प्राइवेटली, मतलब ये सब प्राइवेट ट्रांजेक्शन है, पब्लिक में तो है नहीं। पब्लिक का मतलब तो जनरल पब्लिक होती है। तो ये जितने भी इन्वेस्टर हैं ये सब आके ये अपना फंड जो है वो ये इन्वेस्ट करके अपना रिटर्न लेके ये चंपत हो जाते हैं या ये कहते हैं अपने निकाल के अपने चले जाते हैं, दूसरी कंपनी में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब बात ये कि सस्ते रेट पे कैसे मिलते हैं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ना, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फाउंडर जो है ना, वो इंक्यूबेशन स्टेज पे जो फाउंडर है ना, जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप किसी कंपनी के फाउंडर हैं, तो आपने क्या किया, उस कंपनी में 1000 रुपये डाले और 1 रुपये का एक शेयर हुआ, तो टोटल आपके पास जो रुपए हुए वो लगभग 1000 रुपये हुए। वो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स हुए वो 1000 हो गए, ठीक है। 1000 रुपये डाले, एक शेयर की कीमत 1 रुपया, तो टोटल 1000 शेयर आपके पास, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000 हो गए। अब कोई आपका आइडिया से कन्विंस होके कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, वो ये कहता है भाई देख तू मुझे इसमें से 10% शेयर दे दे, यानी 10% मतलब 100 शेयर मुझे दे दे, और इस 100 शेयर की जो कीमत है ना, मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा, ठीक है। क्योंकि उस आइडिया से वो कन्विंस्ड है, वो सोचता है यार ये जो मेरा 500 रुपये में लगाऊंगा ना, तो हो सकता है ये आगे 2-4 साल बाद जो है ना 5000 हो जाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, उसको पता है, उसको ये आइडिया में दम लग रहा है, ठीक है, कि वो अच्छी कंपनी बनेगी, वो ये सोच रहा है। अब आप ये देखिए कि जब 10% मतलब 100 शेयर उसने 500 रुपये में ले लिया, तो टोटल शेयर्स की कीमत 1000 शेयर थे, तो 100 शेयर की कीमत 500 रुपये, तो 1000 शेयर की कीमत 5000 रुपये। तो वो जो 1000 शेयर है ना, जो उस व्यक्ति ने, जो फाउंडर ने 1 रुपये में लिए, वो इस राउंड ऑफ फंडिंग के बाद उस शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत 5 हो गई है। अब उसमें से इन्वेस्टर ने 100 ले लिए, 500 रुपये के 100 ले लिए, अब उसके पास कितने बचे, जो फाउंडर था उसके पास 900 शेयर बचे, तो उन 900 शेयर की कीमत कितनी है, उसके शेयर की कीमत है 4500 रुपये। तो ऐसे जो है ना, वो कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है और उस व्यक्ति के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे क्या होता है, जब इनिशियल स्टेज पे जब लोग
इन्वेस्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है वैसे वैसे कंपनी के शेयर का दाम भी बढ़ता है। और ऐसे जैसे मैंने बताया इस तरीके से हर लेवल पे इन्वेस्टर आता जाता है और हर लेवल पे हर राउंड ऑफ फंडिंग पे उस शेयर की कीमत जो है ना जनरली बढ़ती जाती। तो आशा है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। मुकेश प्रजापति जी फिनोलेक्स केबल के बारे में पूछते हैं, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में पूछना चाहते हैं। तो देखिए ये जो फिनोलेक्स केबल है ये 1956 में इस कंपनी की स्थापना हुई और फिनोलेक्स ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी यानी मेन कंपनी जो है वो फिनोलेक्स केबल है। अब ये क्या करती है, जैसे नाम से आपको पता है कि ये केबल बनाती है, ठीक है। कुछ और प्रोडक्ट भी इनके हैं लेकिन बेसिकली इनके केबल बनाने का बिजनेस है। तो ये इलेक्ट्रिकल केबल बनाती है, ये कम्युनिकेशन केबल बनाती है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबल बनाती है। तो इलेक्ट्रिकल केबल क्या होता है, ये हमारे घरों में जो फिटिंग होती है ना वो वाली केबल। तो और यह आप ये समझें जैसे एक्सटेंशन कॉर्ड होती है, जैसे प्लग आपका किसी दूसरी जगह लगा हुआ है और आपको चाहिए कनेक्शन किसी दूसरे, तो एक एक्सटेंशन कॉर्ड आती है बाज़ार में, तो उस एक्सटेंशन कॉर्ड में से वो वायरिंग एक्सटेंड हो जाती है। तो वो एक्सटेंशन कॉर्ड या हाउस होल्ड वायरिंग, तो ये तो हुई इलेक्ट्रिकल केबल। फिर हुआ दूसरा ये बनाते हैं कम्युनिकेशन केबल। अब कम्युनिकेशन क्या हुआ कि जैसे आपके जैसे कोएक्सियल केबल हुआ, या कोएक्सियल केबल क्या, वो केबल टीवी आता है ना अपना, तो उसमें क्या होता है कि एक वायर है, ठीक, एक केबल है, उसके अंदर एक पिन निकली रहती है और उसके चारों तरफ कुछ एक शीथिंग होती है, मतलब कवर होता है, एक जाली टाइप चीज़ होती है, तो वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। तो टीवी में जो केबल टीवी के थ्रू जो कनेक्शन आता है ना वो और ट्विस्टेड पेयर, तो ईथरनेट वाले जो कनेक्शन होते हैं अपने ब्रॉडबैंड टाइप के वो वाले, और जो फाइबर ऑप्टिक ईथरनेट में दो तरह के आते हैं, एक या तो केबल आएगी ट्विस्टेड पेयर, और अगर जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है वो जनरली फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करते हैं। तो तीन तरह की केबल ये बनाते हैं। इसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबल। अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबल क्या हुई, जो हाई टेंशन वाली, जो अपना हाई टेंशन, जो हाई वोल्टेज को बियर करने वाली जो केबल्स होती है ना, जो जिसमें हाई वोल्टेज पास होता है, वो वाली जितनी है ना पावर ट्रांसमिशन में काम आती है, ठीक है, तो उसको आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबल बोलते हैं। इसके अलावा ये जो है ना, ये काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स और बनाते हैं। एक तो है FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब ये क्या हुए, जैसे पंखा हुआ, जो प्लग एंड प्ले वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट बाज़ार से लेके आते हैं और अपने घर में स्विच में लगा के ऑन करते हैं, जैसे हीटर हुआ, पंखा हुआ, गीज़र हुआ, कूलर हुआ, ठीक है, ये आयरन हुआ प्रेस करने वाला, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा ये स्विचेस भी बनाते हैं, बटन, ठीक है, बिजली के बटन जो होते हैं वो। फिर LED लाइट्स भी बनाते हैं, फिर MCB बनाते हैं, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, वो जो ऑन ऑफ हो जाता है, जैसे पावर जो है वो लोड एक्सीड हो जाता है या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो MCB होती है अपने घर के बाहर, तो वो ट्रिप हो जाती है, तो आप जाते हैं, फॉल्ट को दूर करते हैं, MCB को ऑन करते हैं और वो चालू हो जाती है, तो वो MCB। और इस तरह की काफ़ी सी, और ये सारे सेगमेंट्स को कैटर करते हैं, रेजिडेंशियल को कैटर करते हैं, कमर्शियल सेगमेंट को कैटर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कैटर करते हैं, मतलब उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और इंडस्ट्रियल के लिए भी प्रोडक्ट ये बनाते हैं। अब जो इनका रेवेन्यू है वो बेसिकली जो इनका रेवेन्यू आता है ना वो इलेक्ट्रिकल केबल से आता है, मेन रेवेन्यू। तो इलेक्ट्रिकल केबल जैसे मैंने बताया ना, हाउस होल्ड की जो वायरिंग होती है वो, उसमें बहुत पॉपुलर नाम है ये। तो इलेक्ट्रिकल केबल से इनका 84% रेवेन्यू आता है, कम्युनिकेशन केबल से इनका 10% रेवेन्यू आता है, और ये बाकी सारे जितने मैंने आइटम बताए ना, तो रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है ना इनका वहाँ से आता है। अब बात ये है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इसका, और मतलब आप ये समझिए 1956 से कंपनी अगर ये चल रही है, तो आप ये देखिए कितने उतार चढ़ाव इस कंपनी ने देखे होंगे, और इसका ब्रांड घर घर में, एवरीवन नोज दिस फिनोलेक्स ब्रांड। तो एक तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, और जब ब्रांड स्ट्रॉन्ग है और इतनी पुरानी कंपनी, तो इनके प्रमोटर्स जो है ना वो बहुत ही
एक्सपीरियंस्ड है, ठीक, कंपनी चलाना उनको आता है। और जो तीसरी खास बात है वो ये है कि ये कॉपर की रॉड्स भी बनाते हैं, ठीक है। ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि कॉपर के जैसे अगर तार होता है, ठीक, कोई भी वायर होता है उसके अंदर कॉपर होता है ना, कॉपर से बना रहता है, तो वो कॉपर की ये रॉड्स खुद ही बनाते हैं। कॉपर लेते हैं और उससे कॉपर की रॉड बनाते हैं, और रॉड बना के उसको वायर पर्टिकुलर साइज़ के हिसाब से वो वायर में उसको डालते हैं। तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है ये। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे मान लीजिए आपकी एक हलवाई की दुकान है जिसमें आप दही बेचते हैं, तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड अगर तो आप होगा क्या, आप दूध जो है या तो किसी व्यक्ति से लेंगे, ठीक है, जिसके पास भैंसें हों, तो उस टाइम तो आपका जो दही जमाने का जो कारखाना है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं बोलते हैं उसको। तो और अगर आप इन्हें भैंसें पाल ली और उनका दूध से आप दही जमा रहे हो, तो आपको ये कहेंगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड आपने अपने दही के प्लांट को कर लिया है। तो ऐसे ही इनके जो केबल है, केबल का जो रॉ मटेरियल, केबल का जो मटेरियल, केबल के अंदर जो मटेरियल लगता है, अगर वो मटेरियल आप खुद प्रोड्यूस करने लग जाओ, रॉ कॉपर लेते हैं और वहाँ से आप वो अंदर वायर जो है ना उसको अपनी शेप देने लग जाओ, उस शेप में वायर बनाने लग जाओ, तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अब अगर बात करें वीकनेसेस की, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है ना, उसमें इनका बहुत ही कम रेवेन्यू है उससे, क्योंकि अधिकतर जो इनका रेवेन्यू आता है ना वो 84% वो केबल से आता है। अब केबल की ज़रूरत जो है ना, आदमी को इलेक्ट्रिकल केबल की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती, ठीक है। मकान बनवाएगा एक बार तो उस टाइम ज़रूरत पड़ जाएगी, या गाहे बगाहे फिर कभी उसको कोई आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं पड़ती। लेकिन पंखे, गीज़र, जो हीटर है, कूलर है, आयन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आदमी को अक्सर आवश्यकता पड़ती रहती है। एलईडी है, रेगुलर आपकी सेल कैसे होगी? मतलब आप जो है, आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो एक तरह से वन टाइम केटर करता है एक आदमी को। अपनी लाइफ टाइम में किसी ने मकान बनाया या किसी व्यक्ति ठेकेदार ने मकान बनाया, तो उस टाइम वायरिंग लेगा, वायरिंग एक बार हो जाती है, उसके बाद तो कई सालों की। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कॉपर का जो प्राइस फ्लक्चुएशन है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तीसरा क्या है कि अब केबल और वायर में जैसे सब अडानी साहब भी आ रहे हैं, पहले ही 3-4-5 प्लेयर तो पहले ही हैं, उसके बाद ये है कि भाई अडानी साहब भी इसमें आ रहे हैं, और फिर हमारे अल्ट्राटेक वाले भी, बिरला जी आ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव जो है ना इनका कुछ एस्पेक्ट थोड़ा, मतलब वो थोड़ा सा डगमगा रहा था, कंपटीशन बढ़ रहा है इस सेगमेंट में। और एक और जो बात है ना वो ये है कि देखिए 56 से ही चल रहा है। अब 56 से इनकी कंपनी चल रही है। अब 56 से क्या है कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ियाँ हो गई, परिवार हो गया बड़ा, तो है क्या कि परिवार में डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है इसके कारण इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये सब कुछ चलता रहता है अच्छा, तब तक तो ठीक है, और डिस्प्यूट होता है तो फिर किसके पास क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, तो ये एक बड़ी इनकी प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है कि इनके हालांकि कुछ प्लान्स हैं कि भाई हम आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर करें और कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू नए नए प्रोडक्ट में जाएं। तो ये क्या है, 2 इन्होंने फैसिलिटीज़ शुरू की हैं। तो एक फैसिलिटी है ई बीम फैसिलिटी। तो ई बीम फैसिलिटी क्या हुई, तो ई बीम फैसिलिटी से क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बनते हैं। अब ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर क्या होता है, तो देखिए जो वायर होता है, ठीक है, उसका ज़्यादातर क्या होता है, करंट आने का चांस रहता है। जैसे मान लीजिए कट गया, जल गया, आपका मतलब चूने में उसको दबा दिया या दीवार में दबा दिया, ठीक है, तो कटने का, या वो जो आपने पेंट किया उससे टच होके उसकी जो शीथिंग होती है, मतलब उसका जो कवर होता है वो ख़राब होने का खतरा रहता है। तो उसके लिए बचने के लिए क्या है कि इन्होंने ये ई बीम फैसिलिटी के थ्रू क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर की शीथिंग, यानी उसका कवर, ठीक है, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है जिससे करंट आपके हाथ में नहीं आता, मतलब करंट किसी व्यक्ति को नहीं आता है वहाँ पे, तो वहाँ पर ये केबल के ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर की शीथिंग बना रहे हैं। तो ये क्या होता है, उससे वायर जो होता है हीट रेजिस्टेंट हो जाता है। भाई बाहर की तरफ लाइट लगी हुई है और गर्मी पड़ रही है आदमी, तो कई बार क्या होता है वो जो वायरिंग के ऊपर का कवर है वो जल जाता है। फिर कोई केमिकल पेंट वेंट आपने लगा दिया तो उससे भी कोई उसको नुकसान नहीं होता, मतलब हार्ड हो जाता है वो।
और घिसाई, कोई किसी ने कील ठोक दी, किसी ने कोई ड्रिल कर दिया, तो वो आसानी से डैमेज नहीं होता और जैसे सूरज की रोशनी में पिघलता नहीं है। तो ये सारी सब चीज़ें हैं, ये इनके ये ई बीम फैसिलिटी जो उन्होंने लगाई है, जिससे क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर वाली शीथिंग ये बनाएंगे। तो एक्चुअली ये क्या वैल्यू ऐड करती है किसी भी वायर में, वायर है उसमें वैल्यू ऐड का मतलब महंगा बिकेगा वो। तो एक ये प्री फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे बना रहे हैं, तो उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोड्यूस करेंगे। तो बात करते हैं इनके मार्केट कैप की, तो वो इनका करीब 1336 करोड़ रुपए का है। ROE 14% है। डेट टू इक्विटी नील है, बहुत अच्छी बात है। प्राइस टू अर्निंग भी रीजनेबल है, 25 का है। 3 साल की सेल जो है वो 22% बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 26% बढ़ा है। और प्रमोटर के पास 36% है, FII के पास 10.5% है, DII के पास 16% है, पब्लिक के पास 37.5 है। तो कोई शेयर में कोई बुराई नहीं दिखती है। बस एक चीज़ में जो प्रॉब्लमेटिक है ना, वो ये है कि कहीं अगर इनके प्रमोटर्स में डिस्प्यूट हो गया, तो जब तक इसमें सेटलमेंट नहीं होगा तब तक ये शेयर जो है ना वो प्रॉब्लम में फंसा रहेगा। मतलब शेयर चलेगा नहीं उसमें, क्योंकि ऐसे डिस्प्यूट्स वगैरह को पब्लिक पसंद नहीं करती, या इन्वेस्टर जो है ना इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता है। तो अब बात करते हैं अगली कंपनी की, जिसका नाम है रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। तो ये रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्री जो है ये वाइनिल फ्लोरिंग के बिजनेस में और B2B सेगमेंट में। B2B सेगमेंट का मतलब क्या है कि ये कंपनी ये कंपनी के जो मेन ग्राहक है ना वो बिजनेसेस हैं। अब कौन से बिजनेस हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बेसिकली ये फ्लोरिंग बनाती है। फ्लोरिंग में कहते हैं कि पहले क्या होता था कि जो फैशन चलता है, पहले पत्थर से फ्लोर बना दिया जाता था। ऑफिसेज वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बिजनेसेस में तो पत्थर से बनाया दिया। तो पत्थर में क्या है कि उसमें कुछ डैमेज हो गया, छेद हो जाता था बार बार और वो देखने में भद्दा लगता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वुडन फ्लोरिंग का कंसेप्ट आ गया। तो वुडन फ्लोरिंग चलने लग गई और वुडन फ्लोरिंग के बाद सिरेमिक की फ्लोरिंग आ गई। ठीक है, उसके बाद लेमिनेट फ्लोरिंग आ गई। लेमिनेट फ्लोरिंग क्या होता है कि बेसिकली जो है ना वुड बेस्ड होती है ये फ्लोरिंग। लेमिनेट वाली वुड बेस्ड फ्लोरिंग होती है, थोड़ी हार्ड होती है और होती है वुड बेस्ड ही, लेकिन उसमें ये थोड़ी सी गर्म रहती है। ठीक है, तो ये इसके बाद जो अब जो फ्लोरिंग जिसमें ये रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज आ रही है, ये है वाइनिल फ्लोरिंग। अब वाइनिल फ्लोरिंग क्या होती है, ये PVC बेस्ड। PVC क्या है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, आप जिसको ऐसे बोल दीजिए प्लास्टिक की फ्लोरिंग है। अब प्लास्टिक की फ्लोरिंग क्या होती है, पहली बात तो ये कि आसानी से बहुत ही तो फ्लेक्सिबल होती है ये और दिखने में बहुत अच्छी होती है। कलर बहुत अच्छा हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ और ये ठंडी रहती है। ठीक है, ठंडा रहती है ये। फिर तो इनके जो बेसिकली जो प्रोडक्ट है ना वो 3 है। तो एक तो ये फ्लोरिंग बनाते हैं, दूसरा क्या है ये सिंथेटिक लेदर बनाते हैं, और जो तीसरा है ना ये वाटर प्रूफिंग कवर्स बनाते हैं। तो सिंथेटिक, जैसे मैंने बताया आपको कि इनके जो फ्लोरिंग है वो तो फ्लोर को कवर करने के काम आती है, नाम से जाहिर है। उसमें क्या है 2-3 तरह के आइटम इनके पास हैं। एक तो आप ये स्टोन और पॉलीमर कंपोजिट, तो एक तो ऐसी बनाते हैं। मतलब उसमें करते क्या है कि एक स्टोन का गुण भी आ जाए और प्लास्टिक का गुण भी आ जाए। तो इस तरह की फ्लोरिंग ये बनाते हैं। हार्ड भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। पर पत्थर तो हार्ड होता है, उसको आप मोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो एक अलग तरीके की फ्लोरिंग बनाते हैं जिसमें पत्थर का चूरा जो है ना वो प्लास्टिक में मिला के उसको फ्लेक्सिबल और हार्ड बना दिया जाता है। मतलब फ्लेक्सिबल इन द सेंस ऐसे कहीं भी आपको बिछाना हो तो आसानी से आप बिछा सको, और हार्ड वो पत्थर है इसलिए उसमें हार्डनेस आ जाती है। तो वो इस तरीके, और कलर बहुत अच्छे होते हैं। तो एक तो ये जैसे मैंने बताया, दूसरा जैसे मैंने बताया कि ये सिंथेटिक लेदर भी बनाते हैं। तो अपने फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, इसके लिए फिर अपनी गाड़ियों के सीट्स, ठीक है, वहाँ आ गए, जूते आ गया, फिर जैकेट्स, सर्दियों में जो जैकेट्स होते हैं सिंथेटिक लेदर की। तो ये अब ज़्यादातर इनका जो काम है ना वो एक्सपोर्ट का काम है। तो 75% इनका एक्सपोर्ट होता है, 25% इनका डोमेस्टिक इंडस्ट्री में खपता है। बड़ी अच्छी कंपनी है वैसे ही, मतलब इनका प्रोडक्ट भी यूनिक है, इनके प्रोमोटर भी बड़े एक्सपीरियंसड और मतलब बड़े अच्छे से कंपनी को ये चला रहे हैं। तो 75% एक्सपोर्ट करते हैं और 25% डोमेस्टिक इनका कंजम्पशन है। इंडिया में 75 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं
और 500 से ज़्यादा आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर के साथ इनका कोलैबोरेशन, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, बिजनेस देखिए, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है ये, तो हॉस्पिटल हुआ, होटल्स हुए, ये कोर्ट हुए, कोर्ट इन द सेंस वो वाले कोर्ट जैसे जो खेल वाले है ना, वो अदालत वाले कोर्ट नहीं, जो स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हुए तो उसमें नीचे जो फ्लोरिंग बनती है ना उसके, तो ऐसे सब चीज़ों के को ये केटर करते हैं। रेलवेज़ हुए तो रेलवेज़ में जो नीचे आप रेल में घुसेंगे तो जो नीचे फ्लोरिंग बनी रहती है उसमें वो, ठीक है, ऑफिसेज में हुआ, फिर बसेस में हुआ, जो बस में भी आज जो फ्लोरिंग आती है वो, तो ये सारी फ्लोरिंग्स ये बनाते हैं। इनके ये जो एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, तो उसमें से 30 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है। देखिए बड़ी अच्छी बात है कि मतलब पूरा यूएसए ऑलमोस्ट इन्होंने 60% यूएसए इन्होंने कवर कर रखा है। 300 से ज़्यादा इनके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 4800 करोड़ का है, आरओई 15% का है, डेट टू इक्विटी 17 है, हर 100 रुपये पे 17 रुपये का कर्ज है, प्राइस टू अर्निंग जो है 25 का है, 3 साल की सेल 13% है अप है, और 3 साल का प्रॉफिट 36% अप है, और प्रमोटर के पास 59% होल्डिंग है, एफआईआई के पास 32% होल्डिंग है, डीआईआई के पास करीब 4% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 6% होल्डिंग है। कंपनी देखिए काफ़ी सही है, कंपनी के जो मार्जिन्स वगैरह हैं सब बढ़िया हैं। इस बार जो इनके जो मार्जिन है ना, पिछले क्वार्टर में जो इनके मार्जिन थे वो 25 थे, ठीक है, 25% का मार्जिन था, और इस बार वो घट के जो भी आपका दिसंबर का रिजल्ट आया उसमें घट के वो 20% रह गया, इसलिए शेयर की ज़बरदस्त कुटाई हो गई। बाकी कंपनी जो है ना ये बहुत ही अच्छी है, बस इसमें जो रिस्क है वो मैंने आप समझ ही गए होंगे कि ये जो प्लास्टिक है ये क्रूड का डेरिवेटिव है, ठीक है, क्रूड ऑयल से निकलता है, तो क्रूड ऑयल से निकलता है तो उसकी जो फ्लक्चुएशन होती है तो उसको आपको पास ऑन करना पड़ता है अपने ग्राहक को, ठीक है, तभी वो ग्राहक लेने वाला है। तो ये एक जो इसका मेजर रिस्क। दूसरी बात क्या है, 75% जब इनका एक्सपोर्ट से आता है रेवेन्यू, तो एक्सपोर्ट्स में जो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन है, भाई आपको तो रुपये में चाहिए ना, तो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन है वो भी इनके लिए एक रिस्क है। तो वैसे बाकी एक अच्छी कंपनीज़ में से एक, प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज एक अच्छी कंपनी है, तो लोअर लेवल पे इस कंपनी का आप ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रयास मेरा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आज मैंने जिन शेयरों की बात की उनमें मेरी कोई ख़रीद या फ़रोख्त की राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के इस बारे में निर्णय करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।